Welcome to Global Information Security Society for the Professional of Pakistan. अच्छा जी, so thank you very much. Basically जो the purpose of today's session is के बहुत सारे लोग बहुत सारे questions पूछते थे, तो जो हमारी last UETN meeting थी उसमें हमने कहा, और जो है इसमें जो chat पे भी होते रहे, तो मैंने कहा कि मेरा थोड़ा सा experience है investments में, तो I would like to share my insights with you. So we wanted to do in a face-to-face meeting, लेकिन unfortunately कोरोना की वजह से हमारी जो get-togethers हैं वो तो नहीं हो रही, तो Zoom is a good opportunity, जहाँ पे आप कम से कम instead of only speaking आपके पास opportunity है to share the screen और कोई presentation वगैरह भी. तो what I have done is कि मैंने अपने thoughts basically थोड़ा सा structure किए हैं this presentation, और लेकिन I have not gone into depth of evaluation. So this is more a general overview जो कि तो basically आपको overall एक idea बताएगा कि किस तरह की investments होनी चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए. That will trigger many questions basically. The purpose of this meeting is कि हम कि at the end of the meeting आपके पास जवाब कम होंगे और बहुत सारे thoughts आपके trigger होंगे. So that's what I try to structure in this way. Let's go forward. A small introduction about me. Abdul Aleem Khokhar. जो लोग मुझे नहीं जानते, I am a mechanical engineer, 93 93 mechanical. यहाँ पे Saudi Arabia में I am working in a company called Tasniya. It's a petrochemical company, और मैं उसकी corporate performance and transformation देखता हूँ. Okay, so what we will be doing today. हम लोग ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स हैं उस पे फोकस करेंगे और ये देखेंगे कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, हमें क्या ख्याल करना चाहिए, और जो है और थोड़ा सा फोकस एंड पे होगा टुवर्ड्स इक्विटीज. तो एक सवाल है, आपको मेरी स्क्रीन पूरी नजर आ रही है या नहीं आ रही? बिकॉज मुझे मेरी वीडियो दरम्यान नजर आ रही है. शुड आई क्लोज माय वीडियो और इट्स ओके लाइक दिस? नहीं, इट इज फाइन. वो आपकी वीडियो जो है ना वो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रही है, वो सब एक छोटी विंडो है. इट्स फाइन. ओके, ग्रेट. अच्छा जी, सो हम क्या बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि आपको इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहिए, और जो है why is it important to make an investment strategy way early on in your career. अपना पोर्टफोलियो किस तरह से डिजाइन करना चाहिए और उसको रिस्क एपिटाइट के साथ किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए. आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं, और उसके बाद देन वी विल गो टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस तरह से काम करती है, और कुछ मेरे अपने पर्सनल डूज एंड डोंट्स जो कि मैं यूज करता हूं, देन आई विल शेयर विद यू. उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और जो है और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किस तरह से कर सकते हैं, आप अकाउंट्स कैसे खुलवा सकते हैं, आपका एंट्री प्रोसेस क्या होगा. तो आई विल ट्राई टू फिनिश माय प्रेजेंटेशन इन 40 मिनट्स, और उसके बाद हम क्वेश्चंस ले लेंगे. और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो कि आप समझते हैं कि फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट स्लाइड जरूरी है, तो फिर रेज योर हैंड और हम उसी वक्त ले सकते हैं. इफ इट कैन वेट, तो फिर हम टुवर्ड्स द एंड क्वेश्चंस ले लेंगे. तो मी 1 minute. Okay. So how do you make money? You make money either by actively working, जिसमें आपकी जॉब भी शामिल है और आप बिजनेस भी कर सकते हैं, और एक कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, या आपकी जो सेविंग्स हैं
उनको आप ग्रो करते रहते हैं बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो अब इस पे ये सवाल ये आता है कि व्हाई शुड यू इन्वेस्ट? अगर आपने अपने जॉब करते हुए या बिजनेस करते हुए इफ यू हैव सेव्ड सम मनी, तो व्हाट शुड यू डू विद दैट मनी? सबसे पहली चीज तो ये है कि आप, मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा टेक्निकली, तो प्रैक्टिकली आपको जरूर पता है। आज का अगर मेरे पास एक 100 रुपए होंगे, वो उनकी वर्थ ज्यादा है उन 100 रुपयों से जो कि आज से 10 साल बाद होंगे। तो इन्फ्लेशन जो है बेसिकली मेरी जो मेरे पास पैसे हैं या जो मेरे पास कैपिटल है उसकी वैल्यू रिड्यूस करता चला जा रहा है। तो वी नीड टू काउंटर अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नंबर 2, हमारे पास जो कैपिटल है इट हैज ए वैल्यू, और वो वैल्यू अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करें तो वी कैन एक्चुअली ग्रो दैट। व्हाई डू यू डू दैट? आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे, आपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बचाना है, लेकिन आपने घर बनाना है, और इन दी एंड आपने रिटायर भी होना है, और आपने इन सब चीजों के लिए सोचना है। सो बेसिकली अगर आप अपनी देखें तो लेट्स से आपको अगर 1 लाख रुपया चाहिए आज से 10 साल के बाद, जो कि आज की एक कैलकुलेशन के मुताबिक है, तो आज अगर आप बचाना शुरू हो जाएं तो बाय द टाइम यू विल सेव दैट 100,000 रुपीज, दैट 100,000 रुपीज विल नॉट बी इनफ। you will need much more just to I mean to do the same thing जो कि आपने आज सोची थी। तो इसलिए it's very important to keep on growing your money. Now, अब आपने ग्रो तो करना है, लेकिन करेंगे क्या? किस तरह से करेंगे? For that you need to make your investment strategy. How do you make your investment strategy? आप लिस्ट डाउन करें अपने रिक्वायरमेंट्स एंड गोल्स, व्हाट टू अचीव इन योर लाइफ। और ये जो लेफ्ट साइड पे मैंने चीजें लिखी हुई हैं, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी एस्पायरेशंस हैं। उन रिक्वायरमेंट्स और एस्पायरेशंस को आप बेसिकली अपना सबसे पहला काम ये है कि आप उनको लिस्ट डाउन कर लें, सो दैट एटलीस्ट यू नो व्हाट इज इट दैट यू नीड इन ओवर ए पीरियड ऑफ next 5, 10, 15, 20, 25, 30 years, all the way until you retire. एक जो हमारे साथ बड़ा डिफरेंट सिचुएशन है, जो कि हम प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, हमारी वी डोंट हैव ए पेंशन, वी नीड टू क्रिएट आवर ओन पेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अगर हम वो नहीं क्रिएट करेंगे तो इन द एंड हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे जब हमारे पास the strength to work खत्म हो चुकी होगी, या opportunity to work खत्म हो चुकी होगी, which means that when we retire. दूसरी चीज ये है कि it's also very important for your sustainability, even while you are working, to have a second source of income. Number 1, आपका एक तो जो financial aspirations हैं, financial goals हैं, उनको satisfy करते हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि it gives you confidence in your work. और number 3, it's a safety net, जिसको कहते हैं plan B. So you need to start working on your source of income from today. जब आप investment strategies बनाते हैं, you need to keep a very long term horizon, all the way up to your retirement. Or in the end, you need to diversify. You do not put all your eggs in one basket, which means कि हमने ये सुना हुआ है कि लोग जमीनें खरीदते हैं और उनके पास सिर्फ जमीनें होती हैं और कुछ नहीं होता। कुछ लोग जो हैं वो किसी एक चीज पे फोकस कर लेते हैं और उसका उनको पता होता है, और उस पे वो लोग जो हैं अपनी सारी एनर्जीज लगा देते हैं। सो जो बेसिक बॉटम लाइन मैसेज है वो है कि व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स, आप जो है आप बेसिकली you spend what is left after saving. You do not invest what is left after spending. ठीक है? So basically आपकी जो भी इनकम है उसमें से you need to first take out certain amount of money, put it aside, invest it somewhere, और उसके बाद जो भी बाकी पैसे बचे उनको आप जिस तरह से मर्जी गिल्ट फ्री आप स्पेंड करें, not the other way. Now coming to, I think this is very important to understand कि आपका
जितना आपका रिस्क, पोटेंशियल रिस्क बढ़ता जाता है, उतना आपका पोटेंशियल रिटर्न भी बढ़ता जाता है। विच मीन्स कि अगर आप अपने पास कैश रखें तो आपके पास ऑलमोस्ट जीरो रिस्क है। द ओनली रिस्क इज कि चोरी हो जाएगा। या अगर आपने बैंक में रखा होगा तो बेसिकली वो रिस्क भी खत्म हो जाता है, लेकिन आपका रिटर्न जीरो है। सो जब आप रिस्क जीरो कर देंगे तो रिटर्न भी जीरो कर देंगे। इस तरह से फिर आप चलते चलते जैसे जैसे आप अपनी रिस्क इंक्रीज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर सपोज टू बी द मोस्ट सिक्योर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और लेकिन दे गिव यू वेरी लो रिटर्न। उसके बाद जैसे 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 अगर आप लार्ज कंपनीज के शेयर्स की बात करते हैं तो उनमें पोटेंशियल रिस्क थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट बॉन्ड से और फिक्स्ड इनकम से ज्यादा होता है। लेकिन स्मॉल कंपनी के शेयर से कम होता है। वेंचर कैपिटल इसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है और पॉसिबल रिटर्न भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप डोंट थिंक कि रिस्क आपको हिट नहीं करेगा। तो बेसिकली जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसको आपको डिफरेंट रिस्क कैटेगरीज में डालना है, और वो जो रिस्क कैटेगरी की परसेंटेज होगी कि आपने कितना हाई रिस्क में जाना है और कितना लो रिस्क में जाना है, वो बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, रिस्क एपेटाइट। नंबर 2, आपकी आपका एक रिस्क एपेटाइट है, फिर आपकी रिस्क कैपेसिटी है, और तीसरा रिस्क टॉलरेंस। अब व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट? रिस्क एपेटाइट इज योर पर्सनालिटी, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। रिस्क कैपेसिटी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आपके पास एसेट्स कितने हैं, उनमें से कितना आप रिस्क ले सकते हैं। और रिस्क टॉलरेंस ये है कि अगर इफ दैट रिस्क एक्चुअली हिट्स यू, which means कि आपने एक वेंचर कैपिटल में इन्वेस्ट किया एंड दैट वेंचर कैपिटल फेल्ड, तो क्या आप उसको टॉलरेट कर सकेंगे उस लॉस को? तो ये तीनों चीजें देखते हुए बेसिकली यू नीड टू डिजाइन योर पोर्टफोलियो। अब एक और चीज है जो कि मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दुनिया जो है ना वो आपको सर्टेन रिटर्न्स देती है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको बियॉन्ड ए स्टैंडर्ड रिटर्न दे रही है तो वॉच आउट, विच मीन्स कि या तो वो फ्रॉड भी हो सकता है, और या वो झूठ हो सकता है, या उसमें कोई ऐसा रिस्क छुपा हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली रिस्क इज देयर। सो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि देयर आर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, जिसमें जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे उतना पोटेंशियल गेन ज्यादा होगा। लेकिन जब आपके पास हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स होंगे तो उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है वो भी बहुत ज्यादा होगी। नाउ जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं वैसे वैसे आपकी एस्पायरेशंस चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर आप हाईएस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज नंबर 1, आपके पास जो उस वक्त सेविंग्स हैं वो बहुत थोड़ी हैं, विच मीन्स कि आपकी वर्थ या इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी है, और आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो बहुत ज्यादा है टू रिकवर फ्रॉम ए सर्टेन मिसहैप। फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन एट द एज ऑफ 30 यू लूज एवरीथिंग दैट यू हैव अर्नड अप टिल नाउ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत थोड़ी सी बनी पैसा है जो कि आपने उस वक्त तक कमाया होगा। सेकेंडली, जब आप अगर पूरे का पूरा 100% लॉस भी हो गया है तो स्टिल यू हैव 30 years ऑफ एक्टिव लाइफ अवेलेबल, आप उसको बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रिस्क एपेटाइट कम होती चली जाएगी, बेसिकली ऑन दिस साइड। सो एट द बेसिकली व्हेन यू रिटायर at that stage you cannot afford to take any risk, because उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है। आपने अगर लूज कर दिया तो कर दिया, that's it, gone, finish। दूसरी चीज ये है कि when you are in your early career you are only looking at growth, just growth। अब you are not focused at income generation। लेकिन as you grow old, आप from growth से you start moving towards a combination of growth and income, and then towards the end just income। Because imagine you retire at 60
उस वक्त all you need is income. You don't care about investment to double your investment in 10 years, let's say. Because 10 year किसने 70 साल किसने देखे हैं या 80 साल किसने देखे हैं? So that is the time जब आप जो हैं 100% income mode में आ चुके होंगे. So this is another you can say area that you need to think about. इसका मकसद क्या है? If we go back to the previous slide, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि जी you need to, बल्कि उससे भी पीछे, you need to make investment strategies and then you need to build your investment portfolio. And what does that slide show you? कि every few years your portfolio changes or your strategy need to take care of that. Which means कि अगर आपने 30 साल के हैं और जो आपने अपना पूरा एक 30 years का प्लान बनाया है, तो उसमें आपने ये देखना है कि आहिस्ता आहिस्ता you need to go from growth towards income generation over the next couple of I mean every few years you need to change the way you have been investing. इसका मतलब ये भी है कि you need to keep learning, you need to keep looking for new opportunities, new areas to invest. Now if I go back here and let's say इसमें रियल एस्टेट आपको नजर नहीं आ रही, तो रियल एस्टेट को मैं अगर पुट करना चाहूंगा तो वो किस लेवल पे आएगी? इज दिस वेरी सेफ, मीडियम, हाई रिस्क, कहां पे आएगी? एनी वॉलंटियर? तकरीबन दरमियान में आएगी, क्योंकि नॉर्मली तो उसमें रिस्क नहीं होता, लेकिन बाज केसेस में फ्रॉड भी हो सकता है आपके साथ. उसमें फिर मतलब ये वेरिएबल नहीं है, उसका स्टेबल नहीं होता. Exactly, 100% true, spot on. So basically, अब मैं इसकी थोड़ी सी मजीद इलाबोरेट कर दूं. अगर आप DHA लाहौर के फेज 4, 5, 6 में घर खरीद रहे हैं, जहां पे के चीजें ऑलमोस्ट सेटल्ड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, जब आप घर बनाने जा रहे हैं तो आपको ये भी पता है कि आपका हमसाया कौन है और कैसा है, तो फिर वो लो रिस्क में आती है, लेकिन उसका रिटर्न भी कम हो जाता है. लेकिन अगर आप DHA फेज 11 में आप फाइल खरीद रहे हैं, लेट्स से, तो वो शायद यहाँ पे आएगी, क्योंकि पता नहीं कब डेवलप होगा, हो सकता है शायद 3 साल में डेवलप हो सकता है 15 साल में डेवलप हो. अगर आप बहरिया टाउन कराची स्पोर्ट सिटी में खरीद रहे हैं तो हो सकता है शायद वो वेंचर कैपिटल के साथ आ जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की जमीन खरीद रहे हैं. तो वो भी इस सारे क्या कहना चाहिए, इस पूरे स्पेक्ट्रम में कहीं पे भी आ सकती है. अच्छा, सो रियल एस्टेट बेसिकली जनरली it's a low to medium risk but low to medium return. Government bonds हैं जो कि आपको very low risk and low return of course. Mutual funds हैं जिसमें money market या debt market शामिल हैं, वो आपको low to medium return देते हैं और low to medium risk के साथ. Equities हैं जो कि या तो आप directly equities खरीदें या थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदें, या आपको मीडियम टू हाई रिस्क है, मीडियम टू हाई रिटर्न्स हैं. म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, डायरेक्ट बाइंग में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. आई विल कम टू इट के ऐसा क्यों होता है. ये इक्विटीज को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप अब्दुल भाई? किस चीज को? इक्विटीज जो है डायरेक्ट और थ्रू म्यूचुअल फंड, इसको थोड़ा ये इस अब जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं ये सारी की सारी फोकस्ड ऑन इक्विटीज. ओके. तो अगर आपका फिर भी क्वेश्चन कोई रह जाए जो कि आंसर ना हो तो फिर थोड़ा सा मुझे एंड पे बताइएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा. सर एक और चीज है, ये जो है ना जो टर्म्स होती हैं वो भी मैं समझाइएगा थोड़ी सी, हमें तो टर्म्स समझ नहीं आती. जो फाइनेंशियल टर्म्स होती है ना जो लोग यूज करते हैं, इक्विटी एक टर्म है और इस तरह की बाकी होती हैं, जो हाँ हो सके वो भी थोड़ा बता दीजिएगा. बिल्कुल ठीक है. स्टॉक मार्केट को जो शेयर्स होते हैं उनको जो टेक्निकल टर्म है वो इक्विटीज है. जैसे एंग्रो के शेयर्स हो गए या किसी जीएसके के या गेट्स फार्मा के, इस तरीके से उनको शेयर्स कहेंगे. लेकिन जब आप इन जनरल सबको कॉमन कर लें, बहुत सारे अगर आप कहें कि जी आई एम बेसिकली ट्रेडिंग इन इक्विटीज, सो व्हिच मींस के वो मैं शेयर्स में या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो इक्विटी नाम है उनका टेक्निकल. और ये जो म्यूचुअल फंड आपने बताया था, मनी मार्केट और डेप्थ, ये क्या है? ये बेसिकली
दो तरह के मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन को अगर आप 1 मिनट नहीं 15 मिनट 20 मिनट के लिए पार्क कर लें तो लेट्स गो टू म्यूचुअल फंड एंड देन आई विल एक्सप्लेन। चलें, ठीक है, शुक्रिया। अच्छा जी, तो पहली चीज तो ये है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है और ये काम कैसे करती है। ये दो सवाल है बेसिकली। सो स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक एन ऑक्शन हाउस। ऑक्शन हाउस में क्या होता है कि बेसिकली देयर आर बायर्स एंड सेलर्स, और वो लोग आके प्राइस निगोशिएट करते हैं और ट्रेड करते हैं। आप जैसे मंडी में जाते हैं, मंडी में कुछ लोग जो बकरे बेचने आए होते हैं, कुछ लोग बकरे खरीदने आए होते हैं, और खरीदने वाले और बेचने वाले जहां पे आपस में सेटल कर जाते हैं, दैट्स हाउ द ट्रेड हैपेंस। अगर आप पुराने वक्तों में अगर आपने जो 9 बजे वाला पीटीवी का खबरनामा देखा हो तो उसमें वो आपको दिखाते थे कि लोग जो है ना हाथों के साथ यूं यूं करके वो कर रहे हैं, अपनी बोलियां दे रहे हैं। जो पुरानी स्टॉक एक्सचेंजेस थी वो एक्चुअली आपको फिजिकली बोली देनी पड़ती थी, बताना पड़ता था कि ये प्राइस है मेरी और ये मेरी ऑफर है, और जो दूसरी तरफ बायर जो है वो अपनी ऑफर देता था, जहां पे ऑफर मैच करती थी वहां पे ट्रेड हो जाती थी। लेकिन अभी ये सारा सिलसिला कंप्यूटर ने बड़ा आसान कर दिया है। कंप्यूटर बेसिकली करता क्या है कि बायर और सेलर को मिला देता है, और जो है आप अपने घर में आराम से बैठे हुए अपने मोबाइल फोन पे जैसे मर्जी आप यू कैन डू ट्रेडिंग, और वो जो भी आपसे मैचिंग बायर होगा या मैचिंग सेलर होगा वो आपको मिला देगा और द ट्रेड हैपेंस। अच्छा, अब होता क्या है कि जो 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 कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, वो बिजनेस कर रही होती हैं, और उसके बाद वो अपने जो चाहते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में चले जाएं, वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं थ्रू आईपीओज। आईपीओज का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, उसके बाद वो शेयर्स पब्लिक हो जाते हैं। ये जो आप कहते हैं ना कि दिस इज ए पब्लिक कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अच्छा, उसके बाद जो जिन कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं वो फिर अवेलेबल हो जाती हैं आपको फॉर ट्रेडिंग, और उन शेयर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप जो इन्वेस्टर है वो अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करता है? या तो वो उस कंपनी के इनकम में से शेयर लेता है। जैसे मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे एंग्रो है, एंग्रो का फर्टिलाइजर प्लांट है और भी प्लांट्स हैं। वो पैसे कमाते हैं। जब वो पैसे कमाते हैं तो उस पैसों में से एक पोर्शन जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे देते हैं, तो दैट इज शेयर इन इनकम। दूसरी, अगर आप एंग्रो की ही एग्जांपल ले लें तो ग्रोथ, एंग्रो स्टार्टेड एज ए फर्टिलाइजर कंपनी, लेकिन नाउ इट्स ए फर्टिलाइजर कंपनी, इट्स ए पेट्रोकेमिकल कंपनी, स्टोरेज टर्मिनल, फूड्स एंड और एंड व्हाट नॉट एंड लॉट मोर। सो उस ग्रोथ में जब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो यू आर पार्टनर इन दैट ग्रोथ। और तीसरी है जो अप, यू मेक मनी फ्रॉम अप्स एंड डाउन्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जब प्राइस ऊपर जाती है, नीचे जाती है, मैं इसको थोड़ा सा अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, इस ये पूरे कॉन्सेप्ट को वैल्यू क्रिएशन के। सो बेसिकली आप स्टॉक एक्सचेंज में या तो इन्वेस्टर के कैप के साथ जा सकते हैं या ट्रेडर के हैट के साथ जा सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो इट वर्क्स एज एन ऑक्शन हाउस, ठीक है, तो इट्स ए मार्केट, इसीलिए इसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, जहां पे शेयर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। उन शेयर्स की अपनी एक वैल्यू है, और प्लस बिहाइंड दोज शेयर्स देयर इज ए कंपनी एज वेल। नाउ अगर इफ यू वांट टू बाय पार्ट ऑफ द कंपनी एंड you want to marry that company, basically you go there as an investor. When you go there as an investor, you have a long term horizon. आप जो हैं उस कंपनी ने जो वैल्यू जनरेट की है उसके शेयर के तौर पे जो आपका शेयर होगा उसमें से अपनी वैल्यू जनरेशन देख रहे होते हैं, और आपको जो एनालिसिस सही होता है दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। ये अब एक टेक्निकल टर्म है, आपको आगे भी इस्तेमाल आप करेंगे। सो बेसिकली थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस आप ये देखते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं या नहीं, और ये कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, ये कंपनी का फ्यूचर कैसा है, और बेस्ड ऑन दैट आप ये डिटरमिन करते हैं इज दिस ए गुड इन्वेस्टमेंट और नॉट।
अब मैं आपको एक इसकी इक्विवेलेंट मिसाल दे दूं जो कि शायद आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आएगी। अगर आप DHA फेज 9 में लाहौर में प्लॉट खरीदने लगे तो आप ये देखेंगे कि DHA इज रिलायबल डेवलपर, लाहौर इज ए गुड लोकेशन, और प्लस DHA फेज 9 जो है वो उसकी लोकेशन ऐसी है जो कि वैसे ही विद इन लाहौर भी इट्स ए गुड लोकेशन। So the investment that you will make, you need to stay there for 5 years, but it will reap very good returns. So ये आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ये देखा कि इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से जब आप कंपनीज का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हैं तो उनकी भी आप पास्ट देखते हैं, उनका भी आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उनका आप ग्रोथ देखते हैं, इनकम देखते हैं, तो वो सारा कुछ देख के जब आप ये चीजें देखते हैं, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। When you go there as a trader, आपका जो horizon होता है that is from extremely short to short. By extremely short, I mean 1 hour, 2 hours, 5 hours, 3 days, 10 days. That's it. मतलब आप इस रेंज में बात कर रहे होते हैं और आप पैसे कमा रहे होते हैं अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट से। इस काम करने के लिए जो एनालिसिस आपको चाहिए होता है वो चाहिए होता है टेक्निकल एनालिसिस, और जिसमें आप बेसिकली ये देखते हैं कि लोगों का माइंडसेट क्या है, लोग सोच कैसे रहे हैं, लोग जो हैं बेसिकली लोगों का बिहेवियर आप स्टडी कर रहे होते हैं मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी, और जो क्या इंफॉर्मेशन आ रही है और क्या इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये सुना हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज में जिसने इन्वेस्ट किया उसने पैसे डुबो दिए। बहुत ज्यादा लोगों की एग्जांपल आती है, बहुत ज्यादा लोगों की एग्जांपल आती है, विच मीन्स के हमने अपने इर्द गिर्द जितने लोग, बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है जो कि स्टॉक मार्केट में जाते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग ऑल देयर मनी। मैं अभी जस्ट इन 1 सेकेंड इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल एक्सप्लेन। सो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से करते हैं। लोग ट्रेडिंग भी बहुत करते हैं, लोग इन्वेस्टिंग भी बहुत करते हैं, सो दोनों साइड पे लोग हैं। सो बेसिकली ये एंग्रो का शेयर है, ये नवंबर से दिसंबर तक इसकी प्राइस अप टू दिसंबर 13 विच मींस अप टू यस्टरडे, ये जो मतलब शेयर जिस उस पर ट्रेड होता रहा है, ये उसकी प्राइस चार्ट है। बेसिकली अगर आप एज ए ट्रेडर एंटर हुए हैं और आपने शॉर्ट टर्म क्विक गेन्स लेने हैं, तो बेसिकली आपको आइडियली इन द हाइंडसाइट क्या करना चाहिए, आपको यहां पे बाय करना चाहिए, अगले दिन इधर सेल कर देना चाहिए, उससे 2 दिन बाद फिर बाय करना चाहिए, उससे 2 दिन बाद फिर सेल कर देना चाहिए, फिर बाय करना चाहिए, फिर सेल करना चाहिए, एंड यू हैव मेड ऑल दैट मनी। सो आपने बेसिकली 302 पे खरीदा, 310 पे बेच दिया, फिर आपने 304 पे खरीदा और 312 पे बेच दिया, फिर आपने 302 पे खरीदा, 303 पे और 306 पे बेच दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी। लेकिन आप एक चीज देखें, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक आई शुड स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। जस्ट अज्यूम के मार्केट में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और आप। आपने यहां से खरीदा मेरे से और मुझे यहां पे बेच दिया, उसके बाद वही शेयर दोबारा मेरे से यहां से खरीद लिया और वही मुझे बेच दिया, और वही यहां से खरीदा और यहां पे बेच दिया, विच मीन्स कि आपने जो 40 रुपए बनाए एक शेयर पे, ये सारे अप्स एंड डाउन्स पे, वो एक्चुअली वो मेरी जेब से निकले हैं। मार्केट ने वो वैल्यू क्रिएट नहीं की। ये इसको कहते हैं ना जीरो सम गेम, जो योर गेन इज माई लॉस या माई गेन इज योर लॉस। अब बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपके पास 1-2 तो शायद आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स हो जाएं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली इस तरह की सक्सेसफुल ट्रेड करना चाहते हैं तो देयर आर certain requirements, certain preconditions. Number 1, you need to be the smartest guy in town, smartest guy in the market, ताकि आप ये देख सकें कि आगे क्या होने जा रहा है। Number 2, you need to be the most influential guy in the market. Number 3, you need to be the richest guy in the market, ताकि आप अपने पैसों से कंट्रोल कर सकें। Number 4, you need to be the most manipulative guy. Number 5, you need to be the most informed. तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों में से क्या इन 5 चीजों पे
कितने लोग पूरे उतरते हैं? तो जवाब ये है 0। हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मार्केट में बैठे हैं जो कि सारा दिन बैठे रहते हैं और जिनका काम ही है दिन रात। हमारे से ज्यादा अमीर लोग बैठे हुए हैं, हमारे से ज्यादा जो एबिलिटी टू मैनिपुलेट वाले लोग बैठे हुए हैं, हमारे से ज्यादा कंट्रोलिंग लोग बैठे हुए हैं। सो बेसिकली इन द एंड होगा क्या? जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं, जिनके पास ये पांचों फैक्टर्स हैं, दे विल बी द वन हु विल मेक ऑल द मनी, नॉट अस। सो आई थिंक 2 ही लोग हैं, अकील करीम डैडी और आरिफ हबीब। एग्जैक्टली, ये जो बड़े बिग फिश हैं। ये पहला मेरा कमेंट है। दूसरा कमेंट ये है कि अब आप ये देखिएगा कि जो आपको जो बहुत सारे लोग हैं जो कि आप स्टॉक ब्रोकर्स हैं आपके, जो कि आपके मशवरे देते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच दो, ये खरीद लो, ये बेच दो। अगर उनके मशवरे इतने अच्छे होते तो वो खुद सुजुकी आल्टो पे क्यों आ रहे होते? डोंट यू थिंक कि उनके पास 1 लाख रुपए होगा, और 1 लाख रुपए अगर होगा और उनके मशवरे इतने ही अच्छे हैं तो उनके पास आज BMW क्यों नहीं है? द रीजन इज कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच, और कोई तरीका नहीं है क्विक मनी बनाने का। अगर इफ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग 3 ट्रेड्स तो यू विल ऑल्सो बी अनसक्सेसफुल इन अदर 3 ट्रेड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो मैंने देखा है, पीपल एंड अप लूजिंग मनी इन दिस। देयर आर एक्सेप्शंस, लेकिन उसके लिए फिर देन यू नीड टू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड टू स्टडी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपका प्राइमरी फोकस इज ऑन योर वर्क, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो दिस वे। और देन व्हाट शुड यू डू? एन इन्वेस्टर। तो जो ये चार्ट बेसिकली व्हाट इज दिस टेलिंग यू? बेसिकली व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, you invest in the company, not in the shares. मतलब क्या है कि आपने when you invest in the company, you investigate the company, you want to learn about the company, and once you know about the company, only then you make that investment decision. ठीक है? अब ये मैंने एक एग्जांपल ली, मीजान बैंक लिमिटेड। मीजान बैंक में अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते 1 जनवरी 2010 को, ठीक है, और उसके बाद जितने डिविडेंड इसके मिलते रहे हैं वो भी वापस आपने री इन्वेस्ट कर दिए होते इन द सेम शेयर्स, तो आज आपकी 100 रुपए की वैल्यू 1800 रुपए होती। ठीक, अब आप ये देखें कि ये दिस ग्राफ इज कंटिन्यूअसली गोइंग अप बिकॉज इट्स ए गुड कंपनी। मीजान बैंक, इट्स अ बैंक बट इट्स अ कंपनी एज वेल, इट्स मेकिंग मनी, इट्स ग्रोइंग। आप इसकी ग्रोथ में भी शामिल हैं। 2010 में इनकी थोड़ी सी ब्रांचेस थी, 2018 में इनकी या 2020 में उनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा हो गई हैं। इसी तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है। तो एज ए रिजल्ट जहां मर्जी आप एंटर हो जाते, यू वुड हैव मेड मनी। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज वेट, हैव योर होराइजन लॉन्ग, बट just wait and the company will make money for you. You don't need to do anything, मतलब just sleep. आप यहाँ पे पैसे 100 रुपए डाल के सो जाएं। आपने सिर्फ ये देखना है कि क्या जो आपके इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल से वो चेंज तो नहीं हो गए। If the company is still growing, it's still making money, then you don't need to do anything. जो आपको अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करने की जरूरत तब है, जैसे फॉर एग्जांपल if you had invested in Karachi Electric with the hope कि it will go to Shanghai Electric, it didn't go. So the fundamental, the basic premise has changed. So that's why now you need to get out. Other than that, if things are moving the way you thought, keep on going. So now let's go to Karachi Stock Exchange. अगर Karachi Stock Exchange देखें तो let me explain what is KSC 100 index. So, आप बहुत सुनते हैं KSC 100 इंडेक्स 43,000 पे पहुंच गया, 40,000 पे पहुंच गया, 50,000 पे पहुंच गया। KSC 100 इंडेक्स बेसिकली वाज लॉन्च्ड इन 1991 और इसकी जो बेस था वो 2000 पॉइंट्स था। बेसिकली दिस इज शोइंग द वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ टॉप 100 कंपनीज। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर एक सेक्टर में जो बिगेस्ट कंपनी है अगर वो टॉप 100 में नहीं आती तो फिर उसको भी ऐड कर लेते हैं। और ये बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो उसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो एक फैक्टर के साथ
वो आपको बेसिकली बताती है. सो अगर मैं 2000 से मैंने बेसिकली ये प्लॉट किया है. सो 2000 से अगर मैं स्टार्ट हूं तो द इंडेक्स वाज क्लोज टू 2000 अगेन. बड़ी देर फ्लैट रहा. It had a first rally up to 2008, then it had a dip, and then again it picked up, or beautiful rally up to May 2017, or that's where the Panama case started. Or investors hate instability. As soon as there is any kind of instability, things go wrong. So यहाँ पे instability आई, the stock market started to go down. फिर यहाँ पे जो है दोबारा से relative stability आई, फिर कोरोना आ गया, it again went down, and then it again picked up, and let's see where it will go from here. लेकिन despite this up and down, you go here and you see this. If you had invested in a good company, it is continuously going up. I'll give you few more examples. So मैंने different sectors में से कुछ companies pick की. अगर आपने हब पावर में 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो इस टाइम पे उसकी वैल्यू तकरीबन 800 होती. अगर 2010 में ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अगर लेट्स से अगर आपका यही पोर्टफोलियो होता, हब पावर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, फौजी फर्टिलाइजर, कोहिनूर टेक्सटाइल, मिजान बैंक एंड सिक्योरिटी पेपर. बाय द वे मैंने बेस्ट नहीं पिक की, मैंने जस्ट रिप्रेजेंटेटिव पिक की हैं. इनसे अच्छी कंपनीज भी हैं, इनसे बुरी कंपनीज भी हैं. लेकिन अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया होता 100 रुपए 2010 में, तो यू वुड हैव हैड ए टोटल वैल्यू ऑफ 650 ऑलमोस्ट नाउ. ठीक है, anywhere between 650 to 800. So the point is कि अगर आप you pick up the right companies and you invest and you stay, you will make money inshallah. So now what is it that you should do? So basically invest in what you know. Try to learn the value investing. Spend some time, spend some effort. Here, identify cheap stocks. जो invest in companies जो के जिनका एक अच्छा track record है, जिनकी अच्छी management है, और basically you will make real good money if you invest in bad times. और long term mindset के साथ investment करें और diversify your portfolio. Keep it diversified. You don't want to put all your eggs in one basket, even within, for example, stocks. अलीम So, भाई जी जी KSE 100 है, उसके अलावा KSE 30 और KMI 30 भी होता है, अक्सर वेबसाइट पे आ रहा. तो हम लोगों के लिए बेसिक सिर्फ KSE 100 ही है, हम लोगों ने इसी को लेना हर दफा. नहीं, आप जिसको मर्जी ले लें, डजंट मैटर. जब आप नीचे कंपनी के लेवल पे चले जाएंगे तो इंडेक्स डजंट मैटर टू यू. बेसिकली जो KSE 100 इंडेक्स है वो टॉप 100 कंपनीज हैं. KSE 30 इंडेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज हैं. KMI जो है वो मीजान बैंक इशू करता है, और बेसिकली वो सारी शरिया कंप्लायंट कंपनीज हैं. Okay. उनकी जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो KMI 30 में आती हैं. ओके, थैंक यू. वेलकम. अच्छा, अब आपको जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका जो ब्रोकर है, जैसे AKD है, BMA है, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वो आपको रिसर्च रिपोर्ट्स देते हैं. यूज देम. अगर आपने 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो ओपन मल्टीपल अकाउंट्स, क्योंकि हर ब्रोकर आपको रिसर्च रिपोर्ट्स देगा, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा. एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ब्रोकर है ना, ही मेक्स मनी बाय द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आप जो करते हैं. तो आपको वो एनकरेज करेगा ज्यादा खरीदें बेचें, तो आपको ट्रेडिंग की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज दैट्स हाउ ही मेक्स मनी. ही डजंट केयर वेदर यू मेक मनी और नॉट. ठीक है. सो जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ऑलवेज गो फॉर ब्लू चिप्स इन द बिगिनिंग until you understand कि क्या हो रहा है. So blue chips किनको कहते हैं? जो बड़ी कंपनीज हैं, who are well established and they have a good track record. Now coming to account कैसे खोलना है? या तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं. जब आप रोशन डिजिटल अकाउंट किसी भी अकाउंट के साथ खुलवाते हैं, किसी भी बैंक के साथ, उसमें आपको ऑप्शन देता है स्टॉक्स का अकाउंट खोलने का, और वो खोल लें. उसके बाद आपको CDC के थ्रू पेमेंट कर दें और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा.
और जो है और आप बेसिकली अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से बेसिकली सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जितने बाइंग एंड सेलिंग है आप रियल टाइम पे अपने मोबाइल पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जी आप यहाँ पे जब आप बैंक से जाएंगे, अगर आप बैंक से ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो ब्रोकर कहाँ पे गया? मतलब वो तो कहते हैं कि ब्रोकर आप एक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलेंगे। जब बैंक में खोलेंगे ना और आप कहेंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट स्टॉक अकाउंट खोलना है, तो आपको बताएगा कि जी ये 3 ब्रोकर्स हैं हमारे लिस्ट में, आप इनमें से पिक कर लें किसके साथ आप खोलना चाहते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो वो आपको ब्रोकर ही के साथ और सीडीसी ही के साथ खोल के देगा। उसने सिर्फ ये किया है कि आपको जो लंबा चौड़ा एक फॉर्म है वो उसको बेसिकली एलिमिनेट कर दिया है। द नीड टू फिल दैट फॉर्म इज नॉट देयर, क्योंकि आपने जो रोशन डिजिटल अकाउंट में इंफॉर्मेशन डाली है वो डायरेक्टली बैंक उनको पास ऑन कर देते हैं, दैट्स द इंफॉर्मेशन दैट दे नीड। ये सीडीसी का क्या मतलब है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। ये जैसे बैंक होता है ना, इसी तरह से शेयर्स को रखने के लिए, स्टॉक्स को रखने के लिए सीडीसी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सीडीसी में ये शेयर्स रजिस्टर्ड होते हैं। ओके ओके, अच्छा, या आप डायरेक्टली किसी ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में ऑलरेडी बैंक अकाउंट है तो आप, मैंने कुछ ब्रोकर्स के एकेडी है, बीएमए है, आरिफ हबीब है, एलिक्सर है, टॉरस है, देयर आर मेनी सिक्योरिटीज। इनमें से किसी की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जो है आप मैसेज छोड़ दें और ये आपको फोन करेंगे, इवन सऊदी अरेबिया भी या जहां पे भी आप होंगे, बिकॉज they want to make you a customer. So आप मैसेज छोड़ेंगे तो then they will completely guide you कि आपने क्या करना है। All you need is to have a bank account in Pakistan। और आपको एक लंबा चौड़ा फॉर्म है जो फिल करना पड़ता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू फिल, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा आपको उनकी गाइडेंस भी चाहिए होगी। पहले नहीं होता था, लेकिन अब आपको ब्रोकर के ऑफिस में जाके अपने फिंगरप्रिंट को वैलिडेट करना होता है, सो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी होती है। मोस्टली ब्रोकर्स का अकाउंट खुलता है 1 लाख रुपए से, तो आपको 1 लाख रुपए से अपना अकाउंट स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन दिस मनी डजंट गो टू ब्रोकर, दिस मनी इज योर्स, इट जस्ट इज ट्रांसफर टू योर अकाउंट। और आप इस केस में क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली अपने जो पैसे हैं वो ब्रोकर को जमा कराते हैं। जो अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ आपकी पेमेंट होती है सीडीसी, और सीडीसी से ब्रोकर जब आप कोई खरीदो फरोख्त करते हैं तो डायरेक्टली वो पैसे निकलवा लेता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकली आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं है, जो मर्जी आप कर लें। हमारे लिए तो ये रोशन डिजिटल सही है ना, क्योंकि हम पाकिस्तान जाके बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली, तो इसलिए अगर आप वहां पे नहीं है तो फिर रोशन डिजिटल के थ्रू आप खुलवा लें। अब आ जाएं, तो आप रिकमेंड क्या करेंगे अगर कोई जैसे मैं भी आजकल पाकिस्तान आया हूँ, तो ब्रोकर के थ्रू ज्यादा फायदेमंद रहेगा या रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करें? देखें, मैं तो डाइवर्सिफिकेशन के हक में हूँ। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास जो भी नियरेस्ट ऑप्शन है उसमें लें। आई एम श्योर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो 1 लाख रुपए तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा उन्होंने। जब ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, लेट्स से 2 लाख रुपए से इन्वेस्ट करना है, तो दो ब्रोकर्स के साथ अकाउंट खुलवाएं ताकि आपको 2 ब्रोकर्स की रिसर्च रिपोर्ट्स मिलें। ठीक है, तो वो आपकी नॉलेज में आपको फ्री में बेसिकली वो नॉलेज देते हैं और यू शुड यूज दैट। अगर सो इसलिए रोशन डिजिटल के थ्रू भी खुलवा लें, उधर भी खुलवा लें, सो यू कैन डू बेसिकली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि यहाँ से भी आप, अगर आपके पास लेट्स सपोज रोशन डिजिटल है या कोई भी अकाउंट है, तो आप कसब की जो नई एप्लीकेशन है के ट्रेड, उसके थ्रू आप करवा सकते हैं। आपको ना जरूरत नहीं है उसके लिए भी कोई बायोमेट्रिक्स, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक तो ये चीज। दूसरी चीज कि मैं आपसे रिकमेंडेशन चाहूंगा कि मैंने अभी के ट्रेड के जैसे करवाया, मैं इसको यूज कर रहा हूँ तकरीबन एक महीना हुआ है। वो बड़ा ही बेसिक सी और बड़ी जैसे प्री मेच्योर सी एप्लीकेशन है। उसमें कोई बड़ी सादा सी एप्लीकेशन है। उसमें ना तो मेरे पास वो डिटेल जो अवेलेबल हैं, जैसे वो उनके जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो डेली बेसिस पे 2-3 रिपोर्ट शेयर कर रहे होते हैं, जी अब ओवरबॉट होगी, ओवरसोल्ड होगी मार्केट, ये मामला है। वो टेक्निकलिटीज जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। मैंने उनको काफी खंगाला है। तो मुझे ये भी रिकमेंड कीजिएगा कि कौन से ऐसे ब्रोकर हैं जो ऐसी ज्यादा इन डेप्थ और अच्छी रिपोर्ट जो है ना वो देते हैं, और जो उनका पोर्टल जो है अगर वो ना भी दें, उनके पोर्टल में अवेलेबल हों कि हम खुद उसको देख सकें। मेरा ख्याल है कि इसके लिए आप डोंट रिलाई ऑन द ब्रोकर। एक वेबसाइट है investing.com। अच्छा, उसमें आपको हर चीज मिल जाएगी, पाकिस्तान की भी? वो तो मैंने देखी। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान की भी, पूरी दुनिया के सारे स्टॉक्स की हर चीज मिल जाएगी आपको। वो रियल टाइम में अपडेट हो रही होती है? रियल टाइम पे अपडेट हो रही होती है, बिल्कुल।
ओके अच्छा, शायद मुझे भी ज्यादा कैंडलस्टिक्स भी और जो भी जो सपोर्ट और जो फ्लोर और सपोर्ट वाला सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। RSI चार्ट सब कुछ वहां से मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी आपको वहां पे investing.com। मैं गया था वहां, मैंने सब्सक्राइब भी किया, लेकिन शायद मुझे उसको यूज नहीं करना आया। मुझे आ रही थी, आपको सब्सक्राइब तो कराने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही यूज करता हूँ जब मैंने अगर कभी करना होता है। ठीक है, मुझे वो रिपोर्ट्स उनकी आ रही थी, लेकिन वो मुझे सिर्फ यूएस मार्केट पे बता रहे थे। मुझे मेरा ख्याल है मैंने सही तरह एक्सप्लोर नहीं किया, मैं इसको दोबारा एक्सप्लोर करता हूँ। हाँ नहीं, उसमें ऐसा है कि उसमें जो आपका जो इंडिकेटर है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे, लेट्स से एंग्रो केमिकल पाकिस्तान सर्च करेंगे या एंग्रो पाकिस्तान सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मतलब आप करेंगे तो investing.com you will get all everything। जी थैंक यू। अब अगला सवाल ये है, व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? अब मैंने आपको कई चीजें बताई हैं अभी तक। मैंने आपसे ये कहा है कि जी आप अपना जो एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाएं जिसमें कि आप अपने रिस्क को मिटिगेट करें। फिर मैंने ये कहा है कि डाइवर्सिफाई करें, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और फिर मैंने आपसे ये कहा कि जी आप जब स्टॉक्स खरीदें तो डिफरेंट स्टॉक्स खरीदें। तो और फिर मैंने ये कहा कि पढ़ें। अब एक बंदा कहता है कि देखिए मैंने तो टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे डाइवर्सिफाई करूं? दूसरी चीज ये है कि मेरे पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेके, और जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो लोग उसमें पूल इन करते हैं। और उस फंड का एक मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर, जो कि पढ़ा लिखा बंदा होता है, जो कि जिसका काम ही वो होता है, और वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। तो वो डाइवर्सिफाई भी होता है, वो प्रोफेशनली मैनेज भी होता है, और चूंकि वो बहुत बड़े स्केल पे मैनेज कर रहे होते हैं, तो जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है टू हायर दैट एक्सपर्टीज, वो बड़ी थोड़ी होती है। सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब वो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज उनकी होती हैं। मतलब आप उनको जो है डेट सिक्योरिटीज या जो बेसिकली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, या फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, या वो स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट स्टॉक्स खरीदते हैं, या वो एनर्जी फंड हो सकते हैं जो कि एनर्जी के स्टॉक्स खरीदते हैं। वो आपको जैसे पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरी दुनिया में जाएं तो वो आपको अफ्रीकन मिल जाएगा, आपको ग्रोइंग मार्केट मिल जाएगा, आपको चाइना का फंड मिल जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड करते क्या हैं, आपको किस तरह से हेल्प करते हैं कि आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, आप पुरानी उनकी हिस्ट्री उठा के देखें और ये देखें कि कौन से म्यूचुअल फंड मैनेजर बेहतर है, और जो किसकी जो पास्ट हिस्ट्री है बेहतर है, एंड यू सिंपली इन्वेस्ट इन दैट एंड लेट देम टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एट ए मिनिमल कॉस्ट। अब आपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट खुलवाना कैसे है? आपके पास पाकिस्तान में जितने बैंक्स हैं तकरीबन सारे के सारे उनका एक इन्वेस्टिंग आर्म भी होता है, और द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। अक्सर तो ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है, और जहां पे ऑनलाइन नहीं ओपन होता वहां पे आपके पास जिस बैंक का भी अकाउंट है उस बैंक का, आप ये देखें कि जैसे मीजान है तो मीजान इन्वेस्टमेंट है, यूबीएल है तो यूबीएल फंड्स है, इसी तरह से हबीब बैंक का भी है, इसी तरह से एमसीबी का भी है, इवन और तो और नेशनल बैंक का भी है। तो आप वो सर्च करें, just send them a message and they will send you all the required information। और मोस्टली जैसे इवन मीजान है, अगर आपका अकाउंट है तो मीजान विल ओपन ऑनलाइन। यूबीएल के लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। सो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आप किसी भी बैंक के इन्वेस्टमेंट आर्म के साथ। और जब आपका एक दफा इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुल गया, देन यू कैन इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑन ऑल द म्यूचुअल फंड्स दैट दे आर ऑफरिंग। जैसे अगर आप यूबीएल की देखें तो ये आपको शरिया कंप्लायंट भी देता है, कन्वेंशनल भी देता है। शरिया कंप्लायंट में आपको फिक्स इनकम भी देता है, आपको स्टॉक्स वाले भी देता है। सो इट गिव्स यू ऑल दी ऑप्शंस, और आप अपना डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। आप अगर देखना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही तमाम जितने भी फंड्स हैं पाकिस्तान में, गो टू mufap.com.pk, सो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और आपको तमाम हिस्ट्री मिल जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू सी के
कौन से फंड्स हैं मार्केट में, और यू विल बी एबल टू सी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये था आज का क्या कहते हैं, एक क्विक रन डाउन। आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस यू मे हैव। यस अरिन भाई, आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे किसी बंदे ने अगर 10,000 अर्न किए हैं वहां पे, तो उसमें उसको जैसे आप क्या समझते हैं कि ब्रोकर की परसेंटेज उसमें क्या होती है, और फिर ऊपर से टैक्स उसको कितना देना पड़ेगा? ओके, सो दो चीजें मैं इसमें आपको बता दूं। एक तो ये है कि आप, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि आप टैक्स फाइलर होने चाहिए, बिकॉज अगर आपका जो डिविडेंड पे टैक्स है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% है मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आप फाइलर नहीं है तो 30% है। तो व्हाई शुड यू गिव एक्स्ट्रा 15%? सो द टैक्स फाइलिंग डज नॉट टेक लॉन्ग, इट्स वेरी सिंपल, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। ऑल यू नीड इज ए पाकिस्तानी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम एंड एक्टिव। जब आप जिस वक्त आप रजिस्टर करवा रहे होते हैं तो आपको रजिस्टर होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपको डिविडेंड मिलता है, यू गेट मतलब जो 15% टैक्स आपका डिडक्ट हो जाता है इफ यू आर ए फाइलर। इफ यू आर नॉट ए फाइलर तो 30% डिडक्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि जो ब्रोकर मेक्स मनी ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन ओनली, अगर ट्रांजैक्शन हो रही, ब्रोकर डजंट मेक मनी। सॉरी, एक क्वेश्चन, सिर्फ डिविडेंड पे होता है या अगर आपको जैसे लेट्स सपोज आपने परचेज किया 100 रुपए का शेयर परचेज किया, 200 का बेच दिया, उस पे कोई टैक्स नहीं है? नहीं, उस पे है, कैपिटल गेन टैक्स है उस पे। सो एक आपका डिविडेंड टैक्स है, दूसरा कैपिटल गेन टैक्स है, और दैट्स ऑल ये दो टैक्स बेसिकली। कितना टैक्स होगा इसके ऊपर? फॉर एग्जांपल मैं 100 का शेयर खरीदता हूँ, उसके बाद 150 का बेच देता हूँ, और मैं 1 लाख के शेयर खरीदता हूँ, तो इसमें मुझे टैक्स कितना होगा पड़ना? और मुझे उसका डिपेंड करता है, ये चेंज होता रहता है, और ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है कितने टाइम आपने रखा है शेयर, और आपको इस पे कुछ नहीं करना। वो जो नेशनल क्रेडिट क्लियरिंग कंपनी है वो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स काट लेती है। और ब्रोकर का कमीशन कितना होता है, कितने % है पाकिस्तान में? बहुत थोड़ा होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब आपने ₹1,00,000 के शेयर लिए हैं तो इसमें से ब्रोकर को शायद 500 रुपए मिलते हैं। सो वो मतलब नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, वो बहुत थोड़ा होता है। ये जो आपने ब्रोकर रिकमेंड किए हैं, इन सब ब्रोकर्स की ऑनलाइन ऐप है, इन सब की अपनी अपनी के? सारे जितने ब्रोकर्स हैं, सारे बड़े ब्रोकर्स की ऑनलाइन एप्स हैं। ये मतलब मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिकली ये वो हैं जो कि मुझे बड़े नजर आते हैं, जैसे AKD है, BMA है, आरिफ हबीब है, इनकी अच्छी वो हैं। अगर आप टॉरस एलेक्सिर सिक्योरिटीज देखें तो इनकी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जो कि इवन वैसे भी आपको अवेलेबल होती हैं। तो आप यू कैन गो टू एनीवन। अभी जो आपका SCCP है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है। पहले होता था कि अगर ब्रोकर बुरा है तो यू कुड एक्चुअली लूज मनी, नॉट एनी मोर। अभी बहुत चीजें बेहतर हो गई हैं, डिफरेंट हो गई हैं। योर मनी इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय SCCP रूल्स। उसके अलावा आपने एक और चीज नहीं इन्हों को बताई कि 2 तरह के जब हम अकाउंट खोलते हैं तो 2 तरह का ऑप्शन होता है। एक में होता है कि आपका ब्रोकर इन्वेस्टमेंट कर सकता है आपकी इजाजत के बगैर, और एक होता है कि जिसमें आप ही 100% अथॉरिटी है, आपकी इजाजत के बगैर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहीं पे कर सकता। वो भी जरा बता दें कि ये ब्रोकर हमसे जब फॉर्म फिल करवाता है तभी हमसे पूछता है कि हम बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में आप जब मर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी अथॉरिटी होती है वो जब मर्जी चेंज कर लें। ब्रोकर जो अगर आप ऐसा अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें कि आप अपना स्पेशल ब्रोकर रखते हैं, विच मींस के AKD के आगे आपको एक नॉमिनेट कर देगा बंदा जो कि आपके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकेगा। बेसिकली उसका मकसद क्या है कि आपको खुद ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं, आप उसको फोन करेंगे और वो आपको आपके बिहाफ पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। वो बेसिकली आपकी मर्जी के बगैर असूलन नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो कर भी ले तो स्टिल द मनी विल कम टू योर अकाउंट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसे लेके चला जाए, ये नहीं कर सकता वो। लेट मी शेयर एक एग्जांपल सुनने में मिली थी मुझे। एक आदमी था, उसने इसी तरह उसके ब्रोकर ने कोई आई थिंक सो कहते हैं कोई पैसे कमाने थे 1-2 लाख एक रात के अंदर, तो वो पूरी रात उसके अकाउंट से ना ट्रांजैक्शंस करता रहा। वो उसको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी उसका कमीशन था वो आता रहा। तो इन दी एंड वो बंदा अपना, मैंने सुना था कि एक रात के अंदर उसने कोई 100-150 के करीब ट्रांजैक्शंस की और वो अच्छा खासा पैसा अपना लूज कर गया था। वो आदमी, उसका 5-6 लाख था ऑलमोस्ट, वो कहते वो लूज कर गया था। ब्रोकर का कमीशन अच्छा खासा बन गया,
और उस बंदे को भी कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्रोकर ने अपना अच्छा खासा कमीशन उस एक रात में कमा लिया। और ब्रोकर ने उसको इन दी एंड यही कहा कि मैंने तो कोशिश की थी, मुझे तो अकाउंट जो कंपनी ऊपर जा रही थी मैंने उसका शेयर खरीदा, लेकिन वो सारी कंपनियां डाउन जाती नहीं तो आपको पैसे डूब गए। लाइक इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। I am not aware of anything like this। और उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि मैं चूंकि हमेशा से खुद से चीजें करने का कायल हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसी ऑप्शन कभी सेलेक्ट की ही नहीं कि जिसमें मेरे भी यहाँ पे कोई कुछ कर सके। तो मतलब आई रिकमेंड कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, चीजें अपने हाथ में रखें। अच्छा अब्दुल भाई, वो आप अपने डूज एंड डोंट्स जरा बताइएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होनी चाहिए। देखें, जो इसमें बेसिकली सारी जो मैंने डिफरेंट जगहों पे कवर की हैं। सो बेसिकली अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो कीप योर हराइजन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हराइजन ना रखें। जो अगर आप ये समझते हैं कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रातों रात अमीर बना देगी, ठीक है। जैसे आप जब आपने तालीम हासिल की, आपने पढ़ा, इंजीनियरिंग की, जॉब की, तो एक वक्त लगता है आपको ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में राइज करने में। एग्जैक्टली इसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी टाइम लगता है। आपका कहीं पे इधर उधर चक्का लग सकता है, लेकिन जो है वो आपको दुनिया जिंदगी में कहीं पे भी लग सकता है। मतलब वो वन ऑफ टाइप के केसेस होते हैं। तो आपको बेसिकली ज़हन में ये रखना है कि इट्स अ जर्नी, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी, इट्स नॉट ए शॉर्ट टर्म थिंग कि आपने जल्दी से पैसे डाले, जल्दी से पैसे बनाए और निकल आए। स्टॉक मार्केट में टिपिकली क्या होता है कि अगर आपका होराइजन 3 साल से ज्यादा है तो द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट, जो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन विद ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 3 साल से ज्यादा के होराइजन अगर आपका है तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस जीरो हो जाती है। और जब उसके बाद नॉर्मली ये होता है कि जब आपका एक डिप आती है, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था या ये कोरोना का भी सिचुएशन आई, उसके फौरन बाद एकदम से वापस स्पाइक भी आती है, तो पिकअप करती है मार्केट। तो इन जनरल यू मेक समथिंग लाइक 20-23% रिटर्न इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। और हम चूंकि पाकिस्तान से बाहर हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आपको इससे भी डिपेंड करता है कि जो रुपी डेप्रिसिएशन कितनी है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 6 से 7% के करीब ईयरली रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। तो आप 20 में से 7% निकाल दें तो बाकी 13% आपको 10 से 12%, 13% डॉलर टर्म्स में आपको रिटर्न मिल जाना चाहिए ओवर ए मतलब इन गुड पीरियड। इन बैड पीरियड्स ये जो है 6-7%, 5% रह जाता है। सो लेकिन so long term horizon is number 1. Number 2, आपका जो पोर्टफोलियो है it should be diversified. Number 3, don't try to take somebody else's money. You will lose your money in the process. Number 4, कि आप जो हैं try to go with blue chips, जो कि जिन companies जब तक आपको पता नहीं है, मतलब when you are doing an investment, think of the company as if you are about to buy the company, or then make that decision. Improve yourself, improve your knowledge. Do not blindly follow brokers' recommendations. मैंने आपको बताया कि broker has a inherent conflict of interest. Do not blindly follow that. जो if you don't know, don't invest. ये जो मैंने आपको बताया ना, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इफ यू डोंट नो, डोंट इन्वेस्ट। इट्स मच बेटर टू स्टे सेफ। सो और अगर इफ यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल, तो जस्ट सर्च फॉर द ब्लू चिप कंपनीज, डू सम एफर्ट। अगर आपने वो भी नहीं करना, देन माय रिकमेंडेशन इज टू गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। ब्लू चिप्स कंपनी के लिए जो है आप क्या रिकमेंड करेंगे? कौन सी वेबसाइट जिसमें हम उनके रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स को देख सके हैं और या उनके डिविडेंड्स को देख सके हैं? ऐसी कोई वेबसाइट है? investing.com मैंने बताया, उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। आप एक और काम करें, गूगल खोलें और ये सर्च करें एंग्रो शेयर परफॉर्मेंस, FFC शेयर परफॉर्मेंस, FFC डिविडेंड्स हिस्ट्री, एंड यू विल
find 3-4 very nice websites जो कि आपको पता चलेगा कि oh very nice, ये तो और भी चीजें सारी मुझे पता चल रही हैं, ठीक है? That simple and that easy, trust me. प्लस मेरे ख्याल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मार्क काफी डिटेल होती है कंपनी नहीं, अपनी वेबसाइट से वो में तमाम डिटेल अवेलेबल है, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू डिग। वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने उसको बहुत सिंपल कर दिया हुआ है, वो आपको वही चीज दिखाते हैं जो आप चाहते हैं देखना, और इट इज जस्ट ए गूगल अवे, गूगल सर्च अवे, दैट्स इट। अच्छा अरीम भाई, इसमें ये गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के में आप मतलब क्या बताते हैं कि जैसे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में सर्टिफिकेट बेस है या हैंडओवर है, तो इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? जैसे गोल्ड की कंपैरेटिवली सेफ समझी जाती है इन्वेस्टमेंट। देखिए, अब मैं बहुत ज्यादा गोल्ड की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूं, और उसकी रीजन ये है कि गोल्ड जो है वो एक कमोडिटी है, और आप गोल्ड खरीदेंगे तो वो क्या वैल्यू ऐड कर रही है। अगर आप फौजी फर्टिलाइजर का शेयर खरीदेंगे तो फौजी फर्टिलाइजर इज एडिंग वैल्यू टू द कम्युनिटी, एज ए रिजल्ट वो पैसे कमा रहे हैं और उस पैसों में से आपको भी दे रहे हैं। जब आप गोल्ड खरीदेंगे तो गोल्ड तो कुछ नहीं कर रहा, वो पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, अगर आप सेविंग परस्पेक्टिव ये करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जब आप सेविंग करें और आपकी वैल्यू ना हो, तो यू कैन डू इट, बट आई डोंट थिंक, इन माय ओपिनियन, आई डोंट कंसिडर दैट एज एन इन्वेस्टमेंट। ओके। क्रिप्टोस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बहुत लोग, मैंने देखा बहुत क्रेज है, ये लिब्रा, टेथरियम, बिटकॉइन, इनके ऊपर आपने कभी ट्राई किया? एग्जैक्टली सेम कमेंट है। ये तो गोल्ड तो चले फिर कमोडिटी है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या वैल्यू ऐड करते हैं, और चूंकि मुझे समझ नहीं आता तो मैंने जो आपको ये रूल बताया, रूल नंबर 1, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। सिंस आई डोंट नो, सिंस आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, आई डू नॉट इन्वेस्ट। मैं पर्सनली आई एम नॉट फॉर क्रिप्टोस। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आई एम नॉट। Any other question? अब जी जलील अली भाई भाई बस सॉरी हाँ, एक जी सवाल कंटिन्यू मुझे आप। पूछा था कि टैक्स पेयर होने में, इवन इफ यू आर लिविंग आउटसाइड, अगर हम सऊदी अरब में, यूएई वगैरह में रह रहे हैं, सो टैक्स पेयर बनने में उससे फायदेमंद है। काफी लोग ये बोलते हैं कि जब तक आप बाहर हैं जरूरत नहीं है, जब आप वंस यू सेटल डाउन टू पाकिस्तान देन यू बिकम टैक्स पेयर। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि व्हाइल यू आर लिविंग अब्रॉड वी शुड बिकम टैक्स पेयर, और once we move to Pakistan on permanent basis, क्योंकि then पाकिस्तान में क्रेडिट पोर्टफोलियो भी नहीं होता। अच्छा, मैं इसमें अपनी रीजन बता दूं, और दूसरा ये है कि एक चीज जो कि मुझे इस वक्त आई एम नॉट क्लियर, अगर आप रोशन डिजिटल के थ्रू अकाउंट खुलवाएं, और आई एम नॉट श्योर कि आपको एज ए टैक्स पेयर वो कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बट ट्राई इट। इफ दैट वर्क्स और आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, देन इट्स योर चॉइस, आप नहीं करना चाहते ना करें। मेरी तो सिंपल वजह है, अगर आपका पाकिस्तान में नॉर्मल तरीके से ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो व्हाई पे एक्स्ट्रा टैक्स इफ यू कैन सेव 15%, व्हाई नॉट। तो मतलब जस्ट इमेजिन कि लाख रुपया अगर आपका डिविडेंड आए और उस पर 15,000 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स कट जाए, तो आप, मेरा ख्याल है कि अगर आपको 2 घंटे लगाने पड़े साल में एक दफा वो 15,000 रुपये बचाने के लिए, तो इट्स वर्थ इट। ओके। और बाहर रहते हुए आपको कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता टैक्स फाइल करना, मतलब इट बिकम्स वेरी सिंपल। अच्छा, दो चीजें, एक तो ये कि टैक्स फाइल जो करना आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कट जाता है वो, तो उसको फाइल करने के लिए भी मेरा एक दोस्त है, वो तकरीबन कोई 14 साल से करता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, लेकिन उसने कोई लॉयर को हायर किया जब उस 2016 या 17 में, जब यानी थोड़ी सख्ती हुई कि आपने फाइलिंग जो है ना वो करनी है, तो इट वाज दैट कम्प्लेक्स। तो मैंने तो उससे ज्यादा डिटेल तो नहीं पूछी, लेकिन मैं चूंकि अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, मैं तो अभी उसमें आया ही नहीं मेरा वो, मैं तो नेक्स्ट ईयर जब करूंगा रिटर्न फाइल, उसमें मुझे करना होगा। तो आप क्या कह रहे हैं कि उसमें रिटर्न फाइल ना भी करें इन एनी केस, यानी कोई सेफ है, क्योंकि वो टैक्स हमने पे तो किया ना एक्चुअली। अब ये कह रहे हैं नहीं, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी टू गेट बेनिफिट। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त हाँ, नहीं, मेरा मतलब है किस कंपनी में जॉब करते हैं? मैं एसटीसी में।
SEC में। अगर आप SEC के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम समझ सकते हैं तो टैक्स क्यों नहीं समझ सकते? ये दिस इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। आप सिर्फ वक्त नहीं बता रहे। जी जी ठीक है। इसमें मैं भी एक बात ऐड कर दूं, ये जो है ना, जो फाइलर बनना है मुश्किल वाकई नहीं है। उसमें दूसरा फायदा ये भी है कि अगर आप फाइलर नहीं है, अगर आप पाकिस्तान में किसी को भेजते हैं पैसे, पाकिस्तानी अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें पैसे बहुत कटते हैं। मतलब आप 50,000 से ऊपर भेजते हैं तो उस पर मतलब 300 कटता है, 1 लाख पे 600 कटता है। तो ये भी एक है, तो फाइलर बनने में फायदा है। तो और इतना मुश्किल शहजाद नहीं है। भाई फाइलर में हूँ, मुझे कोई, मैं तो 7 साल से फाइलर हूँ। फाइलर होने का मसला नहीं, हमारा तो फाइलर होना बहुत ही ईजी है कि सिर्फ आप ये डिक्लेयर करना है कि जी कोई इनकम पाकिस्तान में नहीं है और एक मिनट में आप फाइलर बन जाते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। इशू ये है कि स्टॉक मार्केट में खास तौर पे चलें, ये तो लॉन्ग टर्म बात हो रही है ना कि 3 साल 2 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग करता है, फॉर एग्जांपल डे ट्रेडिंग करता है या वीकली बेसिस पे देखता है यार चीज ऊपर की निकाल ली फिर खरीद ली ऐसे, तो वो सेल परचेज वो सारे मामला कैसे है उसको फाइल करना है, मैं ये पूछ रहा था। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल हो नहीं सकता। आपको जो NCCPL है, नेशनल क्रेडिट क्लियरिंग कंपनी, हर महीने एक स्टेटमेंट भिजवाती है। आपने उस स्टेटमेंट में आपका कैपिटल गेन लिखा होता है और टैक्स कटा हुआ लिखा होता है, जो कि आपका ऑलरेडी कट चुका होता है। ठीक है, फाइन। अब वो 12 स्टेटमेंट्स जमा कर लें और आखिरी स्टेटमेंट उसमें ईयर टू डेट जो भी वैल्यू है दैट्स इट, और वो आप वैल्यू पुट कर दें। तो मतलब एक वन ट्रांजैक्शन जो आप उसमें डालेंगे, आप ये कहेंगे कि जी टोटल मेरे साल में इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ है, एंड दैट्स, और इतना मैंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। सो द टैक्स गेट्स पेड, यू डोंट पे एनीथिंग। जी मैं समझ गया आपकी बात। और उसमें लॉस भी वो आ जाएगा, अगर हमें लॉस पे इंकर किया तो वो भी उसमें, हाँ, सारा कुछ अकाउंटेड फॉर हो जाएगा, विच मींस कि अगर एक्स्ट्रा टैक्स काट लिया पिछले महीने तो अगले महीने लॉस की वजह से वो टैक्स वापस तो नहीं आएगा, लेकिन वो मतलब आपका लॉग हो जाएगा, और फिर उससे अगले महीने जब प्रॉफिट होगा तो वो पुराने वाले लॉस में से कट के तो आपको कहेंगे कि जी आपका नेट टैक्स इतना बनता है। ठीक। अच्छा, इसका मतलब है। जी जी हसन भाई बोलो। जी सर, मेरे को 2 क्वेश्चन थे। सर एक क्वेश्चन ये है कि क्या ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करें, जैसे एक FTSE 100 है या जापानीज स्टॉक मार्केट है, या फिर जैसे इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं जो UAE रेगुलेटेड हैं, जैसे सेक्सो बैंक है, IG है, ओवांडा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी आपके हिसाब से, अगर पाकिस्तान ना जा पाए या पाकिस्तान में अकाउंट ना हो तो? देखें, आप यहाँ से रहते हुए भी पाकिस्तान में अकाउंट खोल सकते हैं। पाकिस्तान में अकाउंट खोलने का फायदा ये है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप यू कैन रिलेट, आपको उन कंपनीज का नाम आपने सुना हुआ है, चीजें आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा है क्या हो रहा है। अमेरिका में आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी चाहिए एंटर इनटू दो स्टॉक एक्सचेंजेस। तो मतलब स्टार्ट करें यहाँ से एंड देन स्काई इज द लिमिट, सारी दुनिया में जहां मर्जी जाएं। मतलब ब्रोकर वाइज जैसे ये बड़े ब्रोकर हैं जो 20-30 साल से बैठे हुए हैं, जैसे IG है या ये है, तो ये मेरा ख्याल तो ज्यादा रिलायबल नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से। नहीं, जैसे फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट तो आप कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हैं ना, चाहे आप पाकिस्तान में करें चाहे यहाँ पे करें। फॉरेक्स के लिए कौन सा बेहतर ब्रोकर है, इंटरनेशनल ब्रोकर या फिर पाकिस्तान ब्रोकर? मेरा ख्याल है वो आज के सब्जेक्ट से हम डेविएट कर जाएंगे, क्योंकि हमारा वो फॉरेक्स सब्जेक्ट नहीं था। तो और दूसरा ये है कि मैं पर्सनली तो मैं वैल्यू एडिशन की तरफ चाहता हूँ, मुझे फॉरेक्स जो है वो वैल्यू एडिशन नहीं लगता। मतलब आप बेसिकली अप्स एंड डाउन से फायदा उठा रहे हैं, और जिसका मतलब ये है कि दैट्स हाउ यू आर मेकिंग मनी। स्कैल्पिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जहाँ पे सऊदीया में जो हम रह रहे हैं, जैसे आप अर्ज कर रहे थे कि जहाँ पे आप रहते हैं आपको वहाँ की इंफॉर्मेशन जाहिर है ज्यादा है कंपनीज की, मार्केट की, तो यहाँ के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था। बेसिकली अब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जो पाकिस्तान का इनहेरेंट रिस्क है वो ज्यादा है, इसकी वजह से पाकिस्तान में की मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न देती है। वो जो रिस्क है एक इंटरनेशनल बायर जो है उसके लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चूंकि उसी मुल्क के रहने वाले हैं तो हमारे लिए वो रिस्क कम है, क्योंकि हमने ये देखा कि हुकूमतों के सारे गड़बड़ होने के बावजूद ये जो
पावर प्लांट्स के नॉन पेमेंट के बावजूद, व्हाट हैपेंस इन द एंड इज दैट दे गेट पेड वन वे और द अदर। सो हम एज ए पाकिस्तानी, हमारा रिस्क कम है, तो लेकिन रिटर्न हमें ज्यादा मिल जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मुश्किल से 3% 2% डिविडेंड यील्ड मिलेगी अच्छे शेयर्स में, या बहुत अच्छी मिल जाएगी तो 4% मिल जाएगी। पाकिस्तान में आप जाएंगे तो यू कैन टॉक अबाउट 10, 12, 13% डिविडेंड। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करना चाहूंगा। मैंने चूंकि यहाँ पे सऊदी अरब में भी मैंने स्टार्ट इनफैक्ट सऊदी अरब से किया, जब अरामको का आईपीओ हुआ तो मैंने उसमें से शेयर लिए, तो बाद में फिर मैंने उनको सेल किया, उस पर कुछ मैंने पैसे कमा लिए, तो वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं इन नहीं था, लेकिन मैं उसको मॉनिटर करता रहा काफी देर। अच्छा, एक चीज तो ये है कि आपको यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं मॉनिटर काफी अर्सा करता रहा उसको, मैं उसमें नहीं भी था फिर भी मॉनिटर करता रहा, यहाँ पे जो है ना वो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें ना तो ज्यादा है। दूसरा, अगर आप देखें कि इनके मैनिपुलेशन वहां पे ज्यादा होती है लॉजिकली, कहीं कोई भी मार्केट हो, मैनिपुलेशन वहां पे ज्यादा होगी जहाँ पे प्लेयर्स कम हो, जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ इदारे जो हैं वो वही सिर्फ कर रहे हो, तो वहां पे मैनिपुलेशन ज्यादा होती है। पाकिस्तान में भी मैनिपुलेशन ज्यादा रही है, लेकिन वो अब उसको डाइल्यूट इसलिए हो रही है कि अब इन्वेस्टमेंट जो है ना वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो गई है, कि अब जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी हमें मौका मिल गया, हम कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आ रही है। पहले जो एक हम सुनते हैं यार ये सट्टा है, ये इस तरह के मामला, उससे लोग जो है ना वो कतई नजर अब इस तरफ आ रहे हैं ज्यादा। कुछ में हिस्सा डाला है खासतौर पर मिजान ने भी, कि वो शरिया कंप्लाइंट भी उन्होंने वो कर दिया शुरू, ये जो KMA 30 इंडेक्स है। तो मेरे ख्याल से, और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने तो दोनों का वो टेस्ट कर लिया, यानी यहाँ पे एक होता है ना कि मैनिपुलेशन कैसे मुझे कैसे नजर आती है, मैं आपको बताता हूँ कि एक आपको जा रही है, मसलन फॉर एग्जांपल आपने क्या यार ये अरामको में अभी तो इस पे आप डिप आना चाहिए, एक मिसाल है, आप वो डिप हल्का सा आएगा, फिर वो ऊपर जाना शुरू कर देगा, आप कोरिलेट नहीं कर पाते। डिप ये जो स्पेकुलेशन होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि आप इवेंट कुछ और हो रहा है और उसके पीछे, मसलन एक आलमी मंडी में तेल की कीमत ऊपर गई, तो तेल के जो स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल PSX में वो रैली कर जाएंगे, वो कर गए हैं। अब उसके अगेंस्ट, उसकी बजाय अगर आप इधर रामबो को देखें, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो अगर नीचे आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मैनिपुलेशन है, और एक स्पाइक, और स्पाइक से भी आपको पता चलता है एकदम से। यानी पाकिस्तान में आप देखते हैं वो जो कॉन्सेप्ट है लॉक का, कि डेली की इतनी वैल्यू इतने परसेंट से 7.5% से या 7.49% से ऊपर जाएगी तो लॉकिंग हो जाएगी। यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे लॉक का ज्यादा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता क्या वैल्यू है, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा ग्रेडियंट होता है उसका, एकदम से जो है ना स्पाइक बन गई। तो यानी ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है यहाँ पे। और आखिरी बात ये कि ऑनेस्टली मैं तो ये फील करता हूँ कि यार पाकिस्तान में मुझे अगर उसमें कुछ लॉस भी हो जाएगा ना, तो मेरा कोई पाकिस्तानी भाई कमा लेगा, और मेरे पैसे मेरे अपने मुल्क में हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं, मैं 100 चीजें कर सकता हूँ, 100 काम कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई ऊंच नीच हो गई, एकदम से जाना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल एकदम से एग्जिट लग जाता है, एक मिसाल है, फिर क्या मुझे तो वो फॉर एग्जांपल मुझे वो बेचना पड़ता है, मैंने तो सारी वो जाहिर बात है मैंने वो KYC फॉर्म इन्होंने फिल किया, करवाया होता सारा कुछ, मैंने तो बेच के जाना है, तो उस वक्त जो वैल्यू होगी मुझे उस पर सेल करना पड़ेगा, वॉट एवर द वैल्यू, वो लॉस या प्रॉफिट है जो भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो लॉन्ग टर्म होराइजन वाली जो कॉन्सेप्ट है ना वो खत्म हो जाता है। मोहसिन, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आई थिंक वो चीजें कवर हो गई, लेकिन थैंक्स फॉर गिविंग द टाइम ऑन दैट। कि मैं ये कह रहा था कि 3 साल का जो एनालिसिस है लास्ट, स्पेशली जिसमें एक पेक्यूलर डिप आया और 60% हमारी वैल्यू गिरी है करेंसी की, तो अगर आप उसको कोरिलेट करें कंसीडरिंग समवन हु हैज इन्वेस्टेड इन 2017 इन एन एवरेज KSE का जो इंडेक्स था उसके हिसाब से, और आज, तो उसमें उसको गेन रहा है या लॉस में गया होगा विद द 60% डिक्रीज इन्वेस्टिंग फ्रॉम हियर करते हैं सऊदी? 2016 से देखते हैं या 2017 में देख लेते हैं। सो ये सारे वैल्यूज जो है ना 1 जनवरी की हैं। तो 2017 में अगर किसी ने फौजी फर्टिलाइजर खरीदा होता तो वो मतलब एटलीस्ट जो ये मैंने टॉप जो अच्छे ब्लू चिप कंपनीज हैं, हब पावर, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, फौजी फर्टिलाइजर, कोहिनूर, मिजान, सिक्योरिटी पेपर्स, इनमें से आपने let me see. So अगर आपने ये खरीदा होता सिक्योरिटी पेपर्स, you would have been better off. फौजी फर्टिलाइजर, you would have been better off. और बाकियों में भी आप you would have been better off, except
ये वाला जो है कोहिनूर टेक्सटाइल, कोहिनूर की जो वैल्यू उस वक्त अगर आपने लेट्स से 2000 रुपए में खरीदा होता तो आपका 1000 रुपया रह चुका होता। या जो ये वाला कौन सा है, ये हब पावर, हाँ हब पावर अगर 2017 में आपने खरीदा होता तो आपने तकरीबन अगर 900 रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आपकी 800 रुपए रह चुके होते। तो द पॉइंट इज कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो ऑफ गुड शेयर्स है तो आप इवन इन द बैड टाइम्स यू कम आउट एज ए विनर इफ यू हैव ए 3 years horizon. So that's the conclusion. Thanks. I think so you already covered that कि especially अगर हम इन्फ्लेशन को भी देखें, साथ में डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी को देखें जो यहाँ से भेजा गया था, तो भी as you were saying 6 to 7% आपकी फिर भी रहती है, मतलब in this bad time, हाँ, 3 साल सारा एक bad time रहा है for stock exchange. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन obviously you cannot start from the best time to, मतलब अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, let's say for example 2017 जो कि पीक था ये वाला 2017, तो then it will take a little longer to recover. लेकिन होता क्या है, जो बेसिकली जो प्रूडेंट अप्रोच है वो ये है कि you keep on investing. अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो you invest it over a period of 10 months. उसमें होगा क्या कि आप इवन अगर आप इस डिप मतलब इस पीक के अराउंड होंगे तो 10 months will take you from here to here. तो आप पीक भी देखेंगे और डिप भी देखेंगे और आपका एवरेज कहीं इधर आ जाएगा एंड देन आपका पिकअप बेहतर होगा। तो ये एक और चीज मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज वो आपके क्वेश्चन से सामने आ गई कि व्हाटएवर यू वांट टू इन्वेस्ट, अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कीप ऑन इन्वेस्टिंग एट सर्टेन इंटरवल्स। इसके अलावा मुझे आपसे पूछा था कोई न्यूज़ चैनल या कोई ट्विटर पेज, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इन कंपनीज के बारे में रिपोर्ट्स आती हो कि फॉर एग्जांपल एंग्रो ने ये कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया या फौजी फर्टिलाइजर ने, वो आपको खुद सर्च करना पड़ता है, ये चीजें आपको सर्च करनी पड़ती हैं। एक चीज मैं और ऐड कर दूं, ये जो न्यूज आप पूछ रहे हैं ना, इससे वैसे स्टॉक एक्सचेंज आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते। न्यूज आपको जो है ना वो बुरी भी मिल सकती है, चीज ऊपर भी जा सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, तो आप उस पर ना 100% रिलाई नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। बाकी भाई ने बहुत अच्छी बात की कि आप जो है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो ग्रेजुअली आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने जब स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से किया, अब मेरी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यानी 1 महीने में मैं देखता गया यार अच्छा ये मैंने ऊपर ले ली थी, नीचे आ गया तो और ले लो। वो ऑफ कोर्स उस पे मेरी वर्किंग भी थी कि अच्छा यार ये वाले मैं ये सेक्टर चूज किया है, क्यों किया है। उसके बाद मैंने कहा अच्छा यार इसको मैं एवरेज आउट करके तो मैंने कर लिया ऐसे। अब उसमें मेरे 6 मेरे जो है ना वो हैं शेयर, उनमें से 5 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, काफी अच्छे पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव में है वो ऑयल वाला। अब ऑयल ने पिकअप कर लिया है, वो भी अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। तो यानी आपने वो जो ऑयल वाला नीचे था उसमें मैंने फॉर एग्जांपल 21 रुपए खरीदा हुआ है, तो अगर वो 13 पे आ गया है तो मैं 13 पे और खरीद लूंगा। तो इस तरह आपने एवरेज आउट भी करना होता है कि ताकि आपका लॉस जो है ना वो कम हो। अच्छा एक बात मुझे पूछनी थी आपसे, आप डिविडेंड का बात कर रहे थे कि डिविडेंड तो मेरे ख्याल से सारे जो हैं स्टॉक्स मेरे ख्याल से डिविडेंड नहीं देते, ये सब देते हैं? नहीं, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। सही है, तो इन दैट केस आपको फिर फायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक डिविडेंड नहीं दे रहा, उसको आपको लॉन्ग टर्म रखने में फिर फायदा नहीं है, राइट? नहीं ऐसा नहीं है। देखें, अगर कंपनी इज मेकिंग मनी और वो आपको डिविडेंड नहीं, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और, ठीक है, विच मीन्स कि कंपनी शुड ग्रो। अगर ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ की वजह से उनकी इनकम स्ट्रीम जो फ्यूचर की है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड एज ए रिजल्ट उनकी शेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जी सही कह रहे हैं। सो मतलब बेसिकली द कंपनी नीड टू मेक मनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर वो डिविडेंड नहीं भी देते, स्टिल योर वैल्यू, योर वर्थ विल ग्रो। थैंक यू। अच्छा अब्दुल, मैं आपने एक बात बताई थी कि एक तो निशान के आप शेयर्स ले सकते हैं और दूसरा आपने बताया आप अकाउंट खोलते हैं तो उनके जो फंड्स हैं वो भी एक और तरह की अपॉर्चुनिटी है। उसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि मिजान के शेयर्स में और मिजान इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? देखिए, दोनों में आपस में कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का। जैसे आप एंग्रो से फर्टिलाइजर भी खरीद सकते हैं और एंग्रो के शेयर्स भी मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो आप खाद की बोरी भी, मतलब जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो एक अलग चीज है और उनकी कंपनी में ओनरशिप एक अलग चीज है। तो जो मैंने आपको मीजान के शेयर्स का दिखाया वो मीजान बैंक के शेयर की वैल्यू है और
इनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, वो उनकी एक प्रोडक्ट है जो कि आप खरीद रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा, आपसे ये चीज पूछनी थी कि आपकी रिकमेंडेशन में, यानी हर आदमी की अपनी एक देखने का जाविया होता है, तो टॉप 5 ब्लू चिप्स आपकी नजर में कौन सी हैं, अगर आप नाम लेना चाहें? देखें, मैं इस पे बड़ा मोहतात हूँगा क्योंकि ये होता रहता है। अब जो बेसिकली आप देखते ये हैं कि कौन सी कंपनी इस वक्त सही टाइम है खरीदने का। आप बहुत अच्छी कंपनी हो और उसका शेयर बहुत इन्फ्लेट हो चुका हो तो देन इट्स ऑलरेडी आउट, मतलब आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू तब होगी जब अच्छी कंपनी और उसका शेयर अट्रैक्टिव प्राइस पे है, और ये होते हैं ऑन ए डेली बेसिस। सो द शेयर प्राइस चेंजेस ऑन डेली बेसिस। एक महीना तो नहीं, 3 महीने पहले निजान की जो वैल्यू थी वो कोई मेरा ख्याल है 60 रुपए की थी, या 6 महीने पहले वो 50 रुपए का ट्रेड हो रहा था। आज जो है वो 100 रुपए के करीब है, 102 रुपए के करीब है। और जो लेकिन एक्सपेक्टेशन है 140 हो जाएगा, उस एक्सपेक्टेशन थी 100 हो जाएगा। सो अगर मतलब इट वाज ए गुड बाय एट 50-60 बट प्रोबब्ली नॉट ए गुड बाय एट 100। तो इसलिए चेंजिंग, तो इसलिए आपको एक ब्लैंकेट आंसर देना कि दीज आर गुड कंपनीज नोबडी कैन गिव यू, और if somebody gives you, that is valid for that day. अच्छा, ये जो कंपनीज हैं इसमें शेल है या यूनिलीवर है, जिनके जैसे यूनिलीवर का मुझे याद पड़ता है कि एक वक्त में ये 2500 2300 फिर 5000 को भी टच किया और फिर दोबारा नीचे भी आया। सो इज इट वर्थ टू बाय शेयर ऑफ दोस कंपनीज, या फिर आप इसी रेंज में रहें जो 100 एंड यानी doesn't matter to me, doesn't matter at all। देखें, सिंपल सी एक चीज, मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताऊं। आप ये देखें कि पिछले 3 साल का डिविडेंड उठा के देख लें। अब आपको अगर लेट्स से डिविडेंड एक कंपनी दे रही है पर शेयर 10 रुपए, और उसकी जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए है, तो इट्स ए गुड प्राइस, आपको 10% मिल रहा है, ठीक है। और अगर वो शेयर प्राइस कम होकर 50 भी रह जाए तो कंपनी का बिजनेस तो कहीं नहीं गया ना, वो तो मार्केट ने प्राइस नीचे की है, वो आपको डिविडेंड तो 10 रुपए ही मिल रहा है, तो यू आर स्टिल ओके। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और अगर एक कंपनी आपको 2000 रुपए डिविडेंड दे रही है तो उसका 20,000 15,000 रुपए का शेयर भी हो तो भी ठीक है। अच्छा, आपने इसमें अभी तक, क्योंकि आपने दोनों आई होप कि दोनों तरह की कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, वो जो अच्छा डिविडेंड देती है वो भी, और वो जो डिविडेंड की बजाय जो है ना वो ग्रो कर देती है और उसका स्टॉक वैल्यू बेहतर रहती है, तो आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच बेहतर है? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है इसमें? एक ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा ये कि आपने कहा कि एक पीक होती है, तो ये जो पीक होती है, ये जो डिप होती है, ये तो जब बन जाती है बाद में पता चलता है कि अच्छा यार ये तो पीक थी, ये तो डिप थी। इसको फोर्स ही कैसे करना है? फॉर एग्जांपल अभी आप जो कह रहे हैं 100 और 140 का हो जाएगा, एक मिसाल दी आपने, मुझे पता है, मैं उसको आप स्पेकुलेट नहीं कर रहे, मैं आई डू अंडरस्टैंड दैट, या 160 का फॉर एग्जांपल हो जाएगा। तो ये इसके पीछे जो है ना वो एक स्टडी है, एक मैकेनिज्म है, उसको कैसे, वो एक पैटर्न है, उसको क्या उसको स्टडी किया जा सकता है? जो लोग ऐसे टिप्स वगैरह देते हैं वो भी ये क्लेम करते हैं कि हमें पता है, हमने बहुत स्टडी किया हुआ है, तो हम जो है वो जो कह रहे हैं वो आप सुन लें। तो क्या आपने स्टडी किया, क्या आप रिकमेंड करेंगे कुछ इस पे स्टडी? इसमें बेसिकली क्या होता है, इसको एक चीज कहते हैं कि आप वो जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोगों को अगर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन जिन लोगों को आती है वो लोग, उनके लिए बड़ा आसान होगा समझना। बेसिकली जो जितने फ्यूचर डिविडेंड्स हैं उन सब को अगर आप डिस्काउंट कर लेते हैं टू टुडेज वैल्यू बेस्ड ऑन ए सर्टेन डिस्काउंट रेट, तो वो दैट इज फेयर वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मेथड। अब आप डिविडेंड्स कहां से देखते हैं? आप ये देखते हैं कि इस कंपनी की पास्ट हिस्ट्री क्या है और फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। अब वो जो ग्रोथ प्लान्स हैं वो जो प्रॉफिट देंगे वो क्या प्रॉफिट देंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर मैं उन फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को आज के रेट पे डिस्काउंटेड वैल्यू देखूंगा तो करंट वैल्यू इज 140। दैट्स हाउ you say that the fair value is 140. That doesn't mean that the share will actually go to 140. It may or may not. It may even go to 160, 170. We don't know because it depends on people perception. It depends on the market. लेकिन अगर इसका मतलब ये है कि even if you buy at 140, still it makes sense to have that share. ये मतलब है fair value का।
और इसके पीछे पूरी डिटेल कैलकुलेशंस होती हैं। मैं आपको आसान मैंने तरीका बता दिया, आप सिंपल ये देखें, अगर आपको लेट्स से 8% डिविडेंड चाहिए और एक कंपनी जो कि रीजनेबली जिसकी रीजनेबल ग्रोथ है पिछले कुछ साल में, मोस्ट लाइकली जो पास्ट परफॉर्मेंस है वही फ्यूचर का भी होगा, तो आप मतलब अगर आपको 7% 8% के रेंज में मिल रहा है तो खरीद लें, नहीं मिल रहा तो इट्स अ बैड बाय, अगर तक आपको ये समझना आता है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था काइंडली उसको भी आंसर कर दीजिएगा कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि डिविडेंड वर्सेस स्टॉक वैल्यू, कौन से शेयर मैं तो दोनों एज लॉन्ग एज यू नो, तो आपके दोनों जाने चाहिए, आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होनी चाहिए, ग्रोथ, और जब मैंने जैसे बताया शुरू में कि आपकी जो एज के साथ साथ वो चीजें चेंज होती हैं, आपकी इनकम स्ट्रीम क्या है और आपकी डिविडेंड स्ट्रीम क्या है, सो मतलब इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स बेसिकली। ओके, थैंक यू। चलिए जी, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज। सर एक क्वेश्चन है मेरा, सर ये जो ट्रेड हम प्लेस करते हैं तो इसमें आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस बेहतर है या टेक्निकल एनालिसिस बेहतर है सक्सेसफुल होने के लिए? अगर तो आपने ट्रेडिंग करनी है तो फिर टेक्निकल एनालिसिस, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो देन फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो ये जो टेक्निकल होराइजन एक हफ्ता है, 2 हफ्ते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस, अदरवाइज फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कामरान बात कर रहा हूँ। आपके क्वेश्चन से एक चीज़ मुझे याद आई, टेक्निकल एनालिसिस आप पूछ रहे थे, जो डिप्स और वो स्पाइक्स आती हैं इनका कहाँ से आइडिया लिया जा सकता है। तो अगर आप investing.com की साइट पे जाए ना, वहाँ पे टेक्निकल का टैब है, तो उसमें ना उन्होंने डिफरेंट 3 लेवल्स रेजिस्टेंसेस के एंड सपोर्ट्स के दिए हुए होते हैं, विच शोज अ मेजर कंसेंसस के हाँ यार मतलब है ना इस पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस है, ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, इट कैन टेक अ डिप। इसी तरह डाउनवर्ड साइड के ऊपर उसको कुछ सपोर्ट मिलती है कि अगर प्राइस गिर रही है तो दे हैव गिवन दोज नंबर्स बेस्ड ऑन सर्टेन मीन काइंड ऑफ अ हिस्टोरिकल डाटा और सम फार्मूलाज कि यहाँ पे इसको कुछ सपोर्ट मिल सकती है। तो इफ यू एक्सप्लोर दैट investing.com, जैसे भाई ने रेफर किया, दैट्स क्वाइट गुड साइट। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और अगर आप फंडामेंटल में कुछ करना चाहते हैं तो एक प्रॉफिट टू अर्निंग रेशो होती है, पीई रेशो, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें किसी कंपनी का तो दैट विल आल्सो गिव यू अ गुड काइंड ऑफ इनसाइट कि यार मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो P/E रेशो है बेसिकली वो प्राइस टू अर्निंग रेशो है। दूसरा आप ये देखते हैं डिविडेंड यील्ड देखते हैं। सो बेसिकली मैंने जो शुरू में बताया था कि ये आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, नॉट नेसेसरली कि आज के सेशन में सारे जवाब मिल जाएं, और वी कैन हैव अनदर सेशन एज वेल, और वी कैन लुक फॉर अनदर वॉलंटियर जो कि अगला सेशन प्लान करके और हमें मजीद इसके बारे में बताए। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर हम यूटीएंस यहाँ पे हैं और अगर हमारे पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं, एक्सपर्टीज है, तो लेट्स शेयर, लेट्स हेल्प ईच अदर, और दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। अच्छा सर, ये अभी इसे क्लोज करते हैं, माशाल्लाह काफी लंबा हो गया, 1.5 आवर तक। तो मेरा ख्याल है वेरी गुड आइडिया, मुबासिर का बहुत अच्छा आइडिया था ये। मैं खुद भी बिजी होता हूँ, लेकिन मैंने जब देखा कि सेशन हो रहा है तो मैंने कहा चले व्हाई नॉट इसको हम अच्छे से करें, और माशाल्लाह काफी लोग आ गए हैं, मतलब तो 40 तक लोग गए थे, तो 35 37 तक। तो अभी तो हम इसको क्लोज करते हैं, लेकिन मेरा एक आइडिया है, अगर आप लोग पसंद करें, अभी जैसे हम से कईयों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी हमें एक सोचना है कि ये कहाँ जाएं, कहाँ एजुकेशन हासिल करें। उस पर भी अगर हम कुछ सेशन कर सकें, आपस में डिस्कशन ही कर लें, कुछ लोग अपने इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर करें जिनके बच्चे ऑलरेडी कहीं जा चुके हैं या कहीं वो जिस प्रोसेस से गुजरे हैं ना, ओ लेवल्स के बाद, ए लेवल्स के बाद। तो मेरा ख्याल है उस पर भी अगर डिस्कशन हो तो वो फायदा होगा हम सब लोगों को उसका। क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरा ख्याल है लेट्स हम ग्रुप में बात करते हैं, लेट्स फाइंड अनदर वॉलंटियर और जिसका भी एक्सपीरियंस हो, और हाँ इंशाल्लाह इस पे करते हैं। अभी हम हम ग्रुप को ज्यादा जितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं उतना बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिव बनाए बजाय से कि हम वो सियासत पे बहस करते रहे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है सर, ये पहला आपने प्रोडक्टिव काम किया है ग्रुप में आज तक। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, एंड मुबासिल थैंक यू फॉर पुशिंग मी, और एंड एवरीबॉडी थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। और मतलब मेरे लिए भी ये बड़ा अच्छा सेशन था, और आप लोगों के लिए भी यूजफुल हो। सर ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ, मैं लिंक बाद में भेज दूंगा अपलोड करने के बाद ना। प्रॉपर्टी के टॉपिक में भी एक कर सकते हैं हम इस तरह का एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हम वही बात है, वॉलंटियर्स मिल जाए ना जो थोड़ी सी मेहनत करें या जिनका एक्सपीरियंस हो, या फिर आपस में डिस्कशन कर सकता है बंदा, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है।
थैंक चलें यू वेरी इंशाल्लाह। मच अब्दुल भाई। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ओके जी, हाफिज। अस्सलाम बाय। वालेकुम। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।